ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। शनिचर 6 सितंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। पाकिस्तान में PDMA का कहना है कि हालिया सैलाब में हलाकतों की मजमूई तादाद 50 तक जा पहुंची। जानिए पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए क्या कोई हिकमत अमली मौजूद है। फूड सिक्योरिटी आखिर होती क्या है और इसे कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, और अगर इस तरह के वसी और तबाहकुन सैलाब अब एक मामूल की बात बनते जा रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान ने कोई लॉन्ग टर्म फ्लड रेजिलियंस स्ट्रैटेजी या सैलाब के नुकसान से बचने की कोई स्ट्रैटेजी बनाई है। ट्रंप का कहना है कि मोदी अच्छे दोस्त हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि वो और इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं। ये भी जानिए कि बीजिंग की फौजी परेड से ट्रंप क्यों परेशान है। बीजिंग में होने वाली शानदार फौजी परेड का मकसद सिर्फ मिलिट्री पावर का इजहार नहीं था, बल्कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका की आलमी क़यादत पर सवाल उठ रहे हैं, चीन ने एक नए आलमी तवाज़ुन का ऐलान किया। पूरा टैक्स न देने पर बरतानिया की नायब वजीर आजम ओहदे से मुस्तफी। यहाँ बरतानिया की डिप्टी वजीर आजम एंजेला रेनर को टैक्स की अदायगी की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ामात सामने आने के बाद आज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। और जानिए एक बलोच रहनुमा की पेशगोई कैसे करबनाक हकीकत बन गई। यहाँ मैदान जंग तैयार हो रहा है। जंग होगी जो पूरे बलूचिस्तान में फैल जाएगी। 2 फ्लैश पॉइंट्स होंगे, एक डेरा बुगटी और दूसरा ग्वादर। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर पहले अहम खबरों का खुलासा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA के मुताबिक पंजाब सूबे में हालिया सैलाब के बाइस हलाकतों की मजमूई तादाद 50 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी, सतलज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस 4100 से जायद मौज़ाजात मुतासर हुए हैं, जबकि 42 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए हैं। हुकाम का कहना है कि अब दरियाओं में पानी के बहाव में बातदरीज कमी आ रही है, ताहम पंजनद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। पाकिस्तान में 2 माह से जारी बारिशों, क्लाउड बस्ट और सैलाबी रेलों ने देहात, मकानात, खेत और मवेशी सब कुछ मुतासर किया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर सूबे हैं, जबकि सिंध में सुपर फ्लड के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक बार बार आने वाले ये तबाहकुन सैलाब पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास लॉन्ग टर्म फ्लड रेजिलियंस या सैलाब से बचाव की कोई जामे हिकमत अमली मौजूद है। इन्हीं सवालात पर आलिया नाज़की ने तफसील से रोशनी डाली है। पाकिस्तान में पिछले 2 माह से जारी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट्स और सैलाबी रेलों का सिलसिला गांव, घर, खेत, मवेशी बहा कर ले जा चुका है। इस साल अब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सूबे हैं और सिंध में एक सुपर फ्लड यानी बहुत बड़े सैलाब के बारे में खबरदार किया जा रहा है। इस सब का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ख़ास तौर पर पंजाब में खड़ी फसलों और मवेशियों पर हुआ है, जिससे मुल्क की फूड सिक्योरिटी पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। पंजाब को मुल्क की फूड बास्केट कहा जाता है। इस सूबे के दरियाओं रावी, चनाब, सतलज के पानियों की तुग़यानी ने चावल, मकई और गन्ने की फसलों के साथ साथ सब्जियों और कपास की फसल को भी तबाह कर दिया है। यानी एक ऐसे मुल्क में जहां खाने पीने की अशिया तक रसाई पहले ही मुश्किल थी, अब कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। आपको 2022 का तबाहकुन सैलाब याद होगा, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन क्या पाकिस्तान ने उस तजुर्बे से कुछ सीखा? फूड सिक्योरिटी आखिर होती क्या है और इसे कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, और अगर इस तरह के वसी और तबाहकुन सैलाब अब एक मामूल की बात बनते जा रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान ने कोई लॉन्ग टर्म फ्लड रेजिलियंस स्ट्रैटेजी या सैलाब के नुकसान से बचने की कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? आज सरबीन में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज
प्रोग्राम में हम फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान को अब तक होने वाले नुकसान पर और पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए स्ट्रैटेजीज़ पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आदत-ओ-शुमार और हिकमत अमली की बात करने से पहले आएँ आपको ये दिखाते हैं कि ये सैलाब आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हुआ है। मकसूद बेगम और मोहम्मद रज़ाक मंडी बहाउद्दीन के एक गांव के छोटे से किसान हैं। वो कहते हैं कि इस सैलाब ने उनसे सब कुछ छीन लिया। भुखे ही मरना और की जिन्हों को थोड़े बहुत पट्ठे हैं ना, अब तो मंदा ही कोई नहीं, वो भी 25,000 तो आंदर कना देने बस सब करके सब कोई पास छड़ी ना मुन्ना इन्हें मग ले वो भी रोड रड़ गया होना, वो भी भेज गया सारा कि सारी उम्र दी इत्थे आते सामने इत्थे कोई 2-3 सदियां हो गई इत्थे रहंदे साडे दादे परदादे माल डंगर भी बतेरा रुड़िया 5-6 डंगर है ते फसल की मुंजी भी 2-3 किले रुड़ गई है। इन्नी कि लाई सी अपने वास्ते लाई सी खाने जोगी। वो तो इत्थे साडा जेड़ा डेरे ते माल वो कढ़ लिया सी बन नाल, जेड़ा पार सी वो रुड़ गया सी हुण नाल, उदों भी 100 डंगर वो डेरियां दा रुड़ गया सी। 80-90 हुण उन्हां रुड़ गए जे कोई थोड़े ही लद्दे ने। 120 डंगर नहीं मिलिया, दूजे मिल गए ने। जानवरां वास्ते बैठे हैं 10 दिन हो गए ने चढ़िया पानी तो उदों दे इत्थे ही आ बैठे बन ते। और ये सिर्फ एक शख्स की या एक ख़ानदान की कहानी नहीं, इस सैलाब ने हज़ारों लाखों अफराद को मुतासिर किया है। हमारी नामनिगार तरहब असगर सुबह पंजाब के ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक गांव जो कालियां में मौजूद हैं और उन्होंने वहां से हमें ये रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त मेरे पीछे जो पानी है ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि इस पानी के नीचे सैकड़ों एकड़ पे फैली हुई चावलों की फसल है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे सैलाबी पानी से डूब चुकी है। ये सूरत हाल सिर्फ इस इलाके की नहीं है, हमने ट्रैवल डाउन किया लाहौर से लेके अभी तक इस तमाम तर इलाके में, पिंडी भट्टियाँ, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों का जो है वो क्रॉप्स का नुकसान हुआ है। बहुत सी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं, शुगर केन, सरसों, उसके साथ साथ चावल, पट्ठे, ये तमाम तर वो क्रॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं सैलाबी पानी से। यही नहीं बल्कि चावल की फसल ख़राब होने के बाद गंदम की फसल का जो सीज़न आता है उसके लिए भी वो लोग खासे परेशान हैं कि पानी कब जाएगा, कब ये सूरत हाल बेहतर होगी। यहाँ पर बहुत से लोगों से हमारी बात हुई जिन्होंने अभी भी बंद पे बैठे हुए हैं, खुश्की पे बैठे हुए हैं, अपने माल मवेशी जो बच गए हैं उसको लेके। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट की कि उनके माल मवेशी जो हैं वो पानी में बह गए हैं। दरियाए चनाब की ये बेसिकली बेल्ट है और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि तकरीबन 2-3 गाँव को अगर मिला के हम बताएं तो 1000 के करीब जो जानवर है वो इनका इस सैलाब से मुतासिर हुआ है, जिसमें वो मरे भी हैं और डूबे भी हैं। तो ये सूरत हाल है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, स्पेशली जो एग्रीकल्चर है और ये माल मवेशी है, कैटल है, इसके ऊपर ख़ासा जो है वो परेशानी का इजहार किया किसान ने भी, और जो मालिकान थे जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने भी, और जो एकेडमिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं वो भी इसके ऊपर जो है खासा तबसरा कर रहे हैं। जोखालिया में सैलाब की तबाही ने कई घर तबाह कर दिए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और मवेशी मर चुके हैं। लोग मायूस और बेबस नज़र आते हैं। करना मुनासा की है, अल्लाह ताला दे दाते टाइम लग जाए। माली नुकसान बड़ा है, बंदियां दा थोड़ा है। अजे हुणे दुनिया मेरे ते पैरां ते औख लाउण लगी सी, अजे 11वें साल तो फिर आ गई। मैं इत्थे आप ही फड़कन लग पई सन, जैसे मार रोड़ के जान लग पे। की करना फिर दिल सहारा ही देना। चौथा डंग बोतलां लगदियां ने, टीके लगदे ने। खाद 2 किस्म की दवाइयाँ और पीटर, सोलर मोटरें, ये तमाम का नुकसान हुआ है। बाकी फसल जो है चारा वगैरह, कमाद वगैरह, उसका भी नुकसान हुआ है। सैलाब और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल अभी ऑनगोइंग है, जारी है। आइए ज़रा क्विकली अब तक होने वाले नुकसान पर नज़र डालते हैं ताकि हमें इसकी स्केल का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। पूरे मुल्क में अब तक सैलाब और बारिशों से 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 18 लाख से ज़्यादा अफराद और 6 लाख के करीब मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सूबे पंजाब में मुतासरीन की तादाद 39 लाख के करीब है और अब तक 3200 देहात मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 14 सैलाब ज़दा ज़िलों में तकरीबन 58,000 एकड़ ज़मीन पर फसलों को नुकसान पहुंचा है और तकरीबन 5,500 मवेशी सैलाब की वजह से मारे जा चुके हैं।
दूसरी तरफ सूबे सिंध में भी एक सुपर फ्लड यानी बहुत बड़े पैमाने पर एक तबाहकुन सैलाब के खदशात का इजहार किया जा रहा है। सिंध के जो 2 अजला हैं उनको हसास करार दिया गया है, जिसमें कश्मोर और घोटकी शामिल हैं, जहां पर 6 के करीब जो हिफाजती बंद हैं, जहां पर महकमा इरिगेशन का कहना है कि उनकी निगरानी की जा रही है। जो कच्चे का एरिया है वहां से काफ़ी कदर लोगों का इनखला किया गया है। पिछले दिनों हुकूमत सिंध ने कच्चे में रहने वाले लोगों को अपील की थी कि वो अपने जो नकल मकानी वहाँ से कर लें। इस वक्त जो खैरपुर नातन शाह और दीगर वो शहर जो 2010 में और 2022 के सैलाब में मुतासिर हुए थे, वहाँ पर लोगों में काफ़ी बेचैनी सी है। किसान इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक अब तक होने वाले नुकसान की मालियत अरबों रुपए हो सकती है। इस नुकसान की कीमत किसान और काश्तकार तो चुका ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में शदीद फूड इनसिक्योरिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। ताहम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर कहते हैं कि नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ जिससे फूड इनसिक्योरिटी का ख़तरा हो। अभी तक जानवरों का नुकसान नहीं हुआ, फसलों का नुकसान है, चारे का, धान की फसल का मेनली और शुगर केन का, लेकिन ये कोई इतना नुकसान अभी तक हम फोरसी नहीं कर रहे जितना हम सर्वे करके आए हैं कि जिससे फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की काफ़ी उस इम्पैक्ट करे, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो। फसलों को नुकसान का मतलब है कि पाकिस्तान को खाने पीने की अशिया में कमी को बाहर से मजीद इंपोर्ट्स के जरिए पूरा करना पड़ेगा। साथ साथ सैलाब के बाद बहाली के कामों पर भी खर्चा होगा, यानी हुकूमत को मजीद पैसे की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। माहौलियाती अमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जाहिद समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज की हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए फूड सिक्योरिटी के लिए रैडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एग्रीकल्चर का तरीका ही बदलना होगा। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हमें अडाप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अडाप्टेशन से मुराद है कि प्रीवेलिंग एनवायरनमेंट के कंपैटिबल फसलें और वेजिटेटिव और उसके जो ना जितनी भी हमारी जो ना वाटर मैनेजमेंट है उसको देखते हुए प्लान करें, क्योंकि पहले ज़माने में जो सारा कुछ था वो बड़ा स्लो एंड एक किस्म का कंसिस्टेंट था, सस्टेनेबल था, पानी हमें सारा साल मिलता था। अब पानी हमें मिलता है पहले से ज़्यादा, लेकिन वो फ्लड की शक्ल में मिलता है और उसके बाद फ़ौरन बाद जो ना वो ड्राउट आ जाता है। पौधे ने फ्रूटिंग करनी होती है एनवायरनमेंट की कंपैटिबिलिटी से, तो एनवायरनमेंट कंपैटिबल जब रहा नहीं है तो पौधे या तो पार्शली या फुली तौर पे एनवायरनमेंटली इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनकी फ्लावरिंग वगैरह रुक जाती है या पार्शली होती है। आज प्रोग्राम में हम बार बार फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी आखिर है क्या? आसान ज़बान में फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि एक मुल्क की तमाम आबादी को एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार सेफ़ एंड न्यूट्रिशस यानी महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक तक वाफिर मिक़दार में रसाई हासिल है। फूड इनसिक्योरिटी इसकी बिल्कुल उलट है। ऑफ कोर्स इखलाकी ज़ाविये से देखें तो हर शख्स के पास खाने पीने की अशिया तक बराबर और बिना किसी रोक टोक रसाई होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी फूड सिक्योरिटी मुल्क के इस्तेहकाम और हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ फूड इनसिक्योरिटी होती है वहाँ लोग नकल मकानी पर मजबूर होते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा होता है जिसके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। फूड इनसिक्योरिटी की बुनियादी वजूहात में कॉन्फ्लिक्ट, शदीद मौसम और इक़्तिसादी शॉक्स शामिल हैं और अक्सर औक़ात ये तमाम फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। इस वक्त जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वो शदीद मौसम और सैलाब की वजह से पैदा होने वाली फूड इनसिक्योरिटी का ख़तरा है। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद मौसम या एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना में इजाफा हो रहा है। इसका फूड सिक्योरिटी पर बराह रास्त असर पड़ता है। सबसे पहले तो बढ़ते दर्जे हरारत और बेमौसम की बारिशों की वजह से ज़रई पैदावार मुतासिर होती है। फिर हीट वेव्स और सैलाबों से फसलों को नुकसान के साथ साथ वसी पैमाने पर मवेशियों की हलाकतें और फिशरीज़ की तबाही और पानी की बढ़ती हुई किल्लत, जिससे लॉन्ग टर्म ज़रई पैदावार पर भी असर पड़ता है। पिछले कई बरसों से क्लाइमेट चेंज और शदीद मौसम से पैदा होने वाली जिस सूरत हाल के बारे में हमें ख़बरदार किया जा रहा था, वो अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बड़ी आबादियों के लिए एक हकीकत बन चुकी है। माहिरीन के मुताबिक हालिया सैलाब की वजह से अब तक की सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए अगर कोई इमीडिएट ख़तरा है तो वो एक्सपोर्ट्स कम होने का है। कम पैदावार या निस्बतन अनकम्पिटिटिव पैदावार को एक्सपोर्ट करने में मुश्किल हो सकती है। ये फ्लड के बाद फ्लड और बारिशें दोनों कंबाइंड इफेक्ट अगर देखें
تو اس میں یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہم پہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں جب نمی زیادہ ہے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے تو ہم ان سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر پائیں گے. پرٹیکولرلی چاول اور مکئی ان دونوں کے اندر افلاٹاکسن جو ہے وہ کوائٹ پاسبل ہے کہ وہاں پہ یہ ویسٹ ہو ہماری فوڈ. وہ ویسٹیج جو ہے وہ زیادہ بگ ہوگی اور اس سے امپیکٹ آ سکتے ہیں. کہ آپ کی ایکسپورٹ کہہ لیں کموڈٹی جو سی ہیں وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوں گی جو ایکسپورٹ کے سٹینڈرڈ پہ پہنچ جائیں. تو اس کا خطرہ ہے. اب اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح کا شدید موسم اور سیلاب معمول کی بات بنتے جا رہے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آفٹر آل پاکستان اکیلا ملک تو نہیں جسے اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. فار ایگزامپل اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بنگلہ دیش میں شدید سیلاب سے پہلے متاثرہ افراد کو نقدی دے کر اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ پہلے سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر رکھ سکیں. یعنی فور کاسٹ بیسڈ فائنانسنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ سیلابوں اور دیگر شدید موسمیاتی تبدیلیوں کے باوجود لوگوں کے پاس کم سے کم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خوراک ہو. تو کیا پاکستان میں بھی اس طرح کے کسی پلان یا اسٹریٹجی کے بارے میں سوچا گیا ہے؟ میں نے یہی سوال ٹفٹس یونیورسٹی میں سسٹینیبل واٹر مینجمنٹ پروگرام کی ڈائریکٹر ارم ستار سے پوچھا. جب 2022 میں فلڈز آئے تھے تو اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے ایک اویئرنیس بڑھی تھی ملک میں کہ اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم جو ہے نا کوئی حل ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس فائنینشیل کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے تو اس لیے وہ پھر انٹرنیشنل فنڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے بات. جو ایسے فلڈز ہیں جو اگر ہر 3 یا 5 سال آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فارمر کے پاس جو ہے کیپیسٹی نہیں ہے, وہ کہاں سے فائنینسنگ کرے. تو جب یہ خراب ہو گیا ہے سسٹم تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اپنے وسائل کی طرف جا کے یہ فیڈرل فلڈ انشورنس یعنی کہ کراپ انشورنس پروگرام ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوگ جو ہیں اس مسائل کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں. اچھا, اور فوڈ سیکیورٹی اور کلائمیٹ چینج کا اگر آپ ہمیں آسان زبان میں بتا سکیں کہ لنک کیا ہے آپس میں؟ دیکھیے بہت بڑا لنک ہے اسپیشلی پاکستان کے ایگزامپل میں. وہ اسی لیے کہ ہماری ہماری جو زراعت ہے نا وہ صرف وہ انڈس ریور سسٹم پہ یعنی کہ بیسڈ ہے. یہ سسٹم اب ہو رہا ہے ڈیسٹیبلائز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو ہماری نہ صرف فوڈ سیکیورٹی لیکن ہماری جو ہے اکنامک سیکیورٹی بھی وہ صرف اب ایسے ہے کہ وہ داؤ پہ لگ گئی ہے. اچھا, اب پاکستان جیسا ملک جسے اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, وہاں فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اس کا سامنا کرنے کے لیے جو وہ مسئلہ ہے اس کا ایکچولی ہونا کیا چاہیے؟ آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ یعنی کہ افیکٹولی یا پروڈکٹیولی انہی وسائل میں آپ نے جو ہے وہاں سے ییلڈز بڑھانی ہے. اس کا مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں وہ ساری جو بورنگ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ یونیورسٹیز میں سیڈ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا جو فارمر ہے اس کو امپورٹڈ سیڈز پہ وہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, فارمر کو اب آپ نے انفارمیشن کیسے دینی ہے؟ ابھی تو یہ سیلاب آ گیا, ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی کمیونٹیز تھیں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ فلڈ آ بھی رہا ہے. ان کو انفارم کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. تو اس میں یعنی کہ لو کاسٹ اگر آپ سیلولر ٹاورز لگائیں یا ریڈیو کے تھرو کریں یا اور کمیونٹی جیسے بڑے بڑے سائرن لگا دیں جو وہاں بجنے لگیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے. ایک ہی طرف کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم انڈس کو ایسے مینیج کریں کہ جب فلڈ آئے تو دریا کو ہم جگہ دیں تاکہ دریا پانی وہاں پھیلے جہاں تباہی نہ ہو. اس کی ضرورت ہے. اور پھر فارمر کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی. کہتے ہیں کہ پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اور دیکھا جائے تو اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر ہم برساتی نالوں اور دریاؤں کی زمینوں پر بستیاں اور گھر بنائیں گے تو پانی کبھی نہ کبھی اپنی وہ زمینیں واپس لے ہی لے گا. یہ سیلاب اب تک سینکڑوں جانیں لے چکا ہے, لاکھوں کو بے گھر کر چکا ہے اور ہزاروں ایکڑ اراضی اب بھی زیر آب ہے. اس سب میں ایک اور بڑا نقصان انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کا ہے, یعنی خوراک کا. دیکھیں, اب ہم مانیں یا نہ مانیں, کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور اس کے اثرات بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی سچ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو روکنا صرف ایک ملک کے بس کی بات نہیں اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پلاننگ اور مؤثر اقدامات کے بغیر یہ معاملہ بگڑتا ہی جائے گا.
फ्लड रेजिलियंस और फूड सिक्योरिटी को तरजीह बनाने से सैलाब तो नहीं रुकेंगे, लेकिन उनसे निमटने की शायद कोई सूरत पैदा हो सके, और ऐसा करना बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात को बहुत खास करार देते हुए कहा है कि वो और भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं है। सदर ट्रंप के इस बयान पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए नाजिश फैज की रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि वो और इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं। उन्होंने अपने इस ताल्लुक को बहुत ख़ास करार दिया, जिसके बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बयान की तारीफ की और कहा कि वो सदर ट्रंप के जज्बात की तहे दिल से कदर करते हैं और इनकी मुकम्मल हमायत करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के बारे में इनके मस्बत ख्यालात की तारीफ़ करता हूँ। इंडिया और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मस्बत और मुस्तकबिल में नज़र आने वाली जामे और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। याद रहे, इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इंडिया और रूस को चीन से खो दिया है। तो क्या इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात पहले जैसे हो जाएंगे? इस इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात को दोबारा बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक अजीम वजीर आज़म है, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं मुझे इस वक्त पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ख़ास हैं, कभी कभी ऐसे मौके आते रहते हैं। फिर जब इनसे पूछा गया कि इंडिया का चीन से बढ़ते ताल्लुकात का जिम्मेदार वो किसको समझते हैं, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने इंडिया को खो दिया है। मैं मायूस हूँ कि इंडिया रूसी तेल खरीद रहा है और मैंने 50% टैरिफ लगाकर उसे ये बताया है, लेकिन मैं मोदी के साथ अच्छा हूँ। दूसरी जानिब इंडिया की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ तजारती मामलात पर बातचीत जारी रखेगा। चीन की बीजिंग फौजी परेड को माहिरीन महज अस्करी ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि एक सियासी ऐलान करार दे रहे हैं। इस परेड में पहली बार जदीद एटमी ट्राइड, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स और लेज़र हथियार दुनिया के सामने पेश किए गए हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये मगरबी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि चीन को अब आसानी से दबाया नहीं जा सकता। तफसील रिफाकत अली से। बीजिंग में होने वाली शानदार फौजी परेड का मकसद सिर्फ मिलिट्री पावर का इजहार नहीं था, बल्कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका की आलमी क़यादत पर सवाल उठ रहे हैं, चीन ने एक नए आलमी तवाज़ुन का ऐलान किया। फौजी ताकत के इस मुजाहरे ने अगरचे अंदरूनी मुल्क और ख़ित्ते को बेहद मुतासिर किया, मगर आलमी रद्द-ए-अमल मिला जुला रहा। बाज़ तज्ज़ियाकारों ने इसे दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे की यादगारी तकरीब के बजाय जारहाना अमल करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, रूस और शुमाली कोरिया के रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अमरीका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन पहली बार अवामी तौर पर बीजिंग में मुल्क की सबसे बड़ी परेड में इकट्ठे नजर आए। ये महज एक फौजी परेड नहीं थी, बल्कि एक सियासी स्टेज था। सदर शी ने खुद को एक नाकाबिल शिकस्त चीन के सिपह सालार के तौर पर पेश किया और रूस और शुमाली कोरिया को अपने साथ खड़ा करके ऐसा मंजर तख्लीक किया जिसने वॉशिंगटन, सोल और टोक्यो के लिए एक वाज़ेह पैगाम दिया। एशिया में ताकत का नया तवाज़ुन उभर रहा है। चीन ने पहली बार अपने मुकम्मल एटमी ट्रायड की नकाब कुशाई की, जो ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर तीनों से तबाही मचा सकते हैं। साथ ही हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल जो किसी भी दिफाई शील्ड को बेअसर करने के लिए तैयार किए गए हैं। जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो सैटेलाइट तक गिरा सके, स्टेल्थ लड़ाका तैयारे, बग़ैर पायलट आबदोज़ें, झुरमुट की शक्ल में हमलावर ड्रोन्स, रोबोटिक जंगी कुत्ते और लेज़र हथियार, ये सब चीन की अब तक की सबसे मोहलिक और जदीद फ़ौजी ताकत की झलक थे। एक ऐलान कि बीजिंग तेज़ी से वॉशिंगटन की बराबरी कर रहा है। चीनी कौम की अजीम बेदारी को कोई नहीं रोक सकता। इंसानियत के लिए अमन और तरक्की के अजीम मकसद की जदोजहद जरूर कामयाब होगी। चीन के लिए इस परेड के कई मकासद थे। जदीद असलहे की नुमाइश, नेशनल प्राइड के लिए प्रोपेगेंडा और आलमी ताकत के तौर पर अपनी मौजूदगी का ऐलान। माजी की फतूहात को याद दिलाकर चीन ने मुस्तकबिल की एक झलक दिखाई, ऐसा मुस्तकबिल जिसमें वो अमेरिका का मुकाबला करने और शायद उसे पीछे छोड़ने के लिए पुरज़्म है।
बरतानिया की नायब वजीर आजम एंजेला रायनर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ईस्ट में खरीदे गए फ्लैट पर मतलूबा टैक्स अदा नहीं किया था। एंजेला रायनर ने न सिर्फ नायब वजीर आजम बल्कि हाउसिंग सेक्रेटरी का ओहदा भी छोड़ दिया है। मज़ीद तफसीलात समीद ककरू से। यहाँ बरतानिया की डेप्यूटी वजीर आजम एंजेला रेनर को टैक्स की अदायगी की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ामात सामने आने के बाद आज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। एंजेला रेनर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़िश्ता बरस बरतानिया के ससेक्स इलाके में एक फ्लैट खरीदा था जिसकी उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पूरी अदा नहीं की थी। ये बात मीडिया में सामने आने के बाद एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। हिज़्ब इख्तलाफी की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि एंजेला रेनर ने मिनिस्टीरियल कोड की खिलाफ वर्जी की है और वो अपने ओहदे पर फैज़ नहीं रह सकती हैं। मीडिया और हिज़्ब इख्तलाफ का कहना था कि मुल्क के कानून सबके लिए बराबर है। इस मामले की तफ्तीश करने वाले हुकूमती सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को सौंपी, जिसके बाद एंजेला रेनर ने इस्तीफा दे दिया। एंजेला रेनर ने न सिर्फ डेप्यूटी पीएम के ओहदे से बल्कि लेबर पार्टी की डेप्यूटी पार्टी लीडर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल उन्होंने यह एतराफ़ किया था कि उन्होंने अपने 8 लाख पाउंड वाले फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी 70,000 पाउंड न अदा करके सिर्फ 30,000 अदा किए थे। उनका कहना था कि उनको टैक्स मामलात में मशवरा देने वाली फर्म के कहने पर उन्होंने ऐसा किया था। इस मामले में अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। When you've got young kids trying to buy houses and they're having to pay the stamp duty, and somebody in a position of power like that, who should know better, then yeah, it does make a difference to me. I've got 3 kids. We're all human, aren't we? We can all make mistakes. Any individual part of our lives, we can be given the wrong advice. एंजेला रेनर, जिनको वजीर आजम केयर स्टार्मर के बेहद करीब समझा जाता है, लेबर पार्टी की एक अहम और सरकर्दा रुकन रही हैं। इस तनाज़े के सामने आने के बाद भी केयर स्टार्मर ने पार्लियामेंट में अपनी डिप्टी का साथ दिया था और कहा था कि उन्हें उनके साथ बैठकर बहुत फख्र महसूस होता है। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान से आए दिन पुरतशद्दुद वाक़यात और हलाकतों की खबरें सामने आती रहती हैं। हैरान कुन तौर पर इन वाक़यात के बारे में एक बलोच रहनुमा ने अपनी हलाकत से पहले ही पेशगोई कर दी थी। इस पेशगोई और सूबे की मौजूदा सूरत हाल की तफसील आज के BBC रीड्स में पेश की जा रही है, जिसे तहरीर किया है रियाज सुहेल ने और पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। हालिया
गूंज रहा है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।